हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन हम लोग कवर किए थे, जो क्वेश्चन बैंक था बीपीएससी का। तो इसमें यही है कि अब हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक में बीपीएससी का, सब एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ये जो सेशन है जो 69th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्ज़ाम है टीईटी वाला, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सही से समझ में आएगा जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर 1929 में, पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था इस अधिवेशन में, तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प भी लिया था, और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को जो है इसको अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पूछा जा रहा भारतीय संविधान में शामिल है, तो देखिए अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में है वो कितने भाग है, 24 भाग है, और अनुसूची जो है 12 है। ठीक है, तो इस टाइम में हो सकता है कि 22वीं अनुसूची हो रहा होगा, तो इसीलिए इस हिसाब से इसका आंसर जो है ए है। अगर हम लोग करेंट सिनारियो से देखें इसका एक्सप्लेनेशन, तो इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान में लगभग वर्तमान में 450 अनुच्छेद से भी ज़्यादा है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में अगर बात करें तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हुआ करता था मूल पाठ में। मतलब जब संविधान बना था तो उस टाइम में कितने भाग था, 22 भाग, अनुच्छेद कितना 345, और अनुसूची कितना 8। वर्तमान में कितने भाग है तो 24, और आर्टिकल कितने हैं तो 450 से ज़्यादा आर्टिकल है। और अगर हम लोग बात करें अनुसूची का तो कितने अनुसूची है 12। ठीक है, संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी, नई अनुसूची भी जोड़ी गई, और उसकी संख्या 8 से बढ़कर अभी वर्तमान में 12 है, और पार्ट भी जोड़ा गया है जो 22 से बढ़ के 24 हो गया है। नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा मिलान करें। आपको पता है कि 3 लिस्ट होता है, संघीय सूची, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट। संघीय सूची को हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य लिस्ट को स्टेट लिस्ट, और संवर्ती सूची को कंक्रीट लिस्ट। जो संवर्ती सूची लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसमें कह रहा है मिलान करिए। मिलान मतलब ये हो गया कि ये जो कह रहा है कि इसमें कितने सब्जेक्ट इसमें मेंशन है। अगर संघीय यूनियन लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है। अगर लिस्ट की हम लोग बात करें तो जो यूनियन लिस्ट में है उस पर केंद्र सरकार ही कुछ नियम कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार बना सकते हैं, और संवर्ती सूची में जो है नियम कानून चेंज कर सकते हैं वो दोनों के द्वारा, केंद्र के द्वारा भी और राज्य के द्वारा भी। तो अगर हम लोग इसका मिलान करें तो केंद्रीय सूची में जो है 97 सब्जेक्ट है। ठीक है, राज्य सूची में है 66, और संवर्ती सूची में है 47। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2016 में पूछा गया था, लेकिन अगर हम लोग करंट सिनारियो की अगर हम लोग बात करें तो जो यूनियन लिस्ट है इसमें जो अभी वर्तमान में टोटल सब्जेक्ट है, पहले इसमें हुआ करता था 97, लेकिन अभी वर्तमान में 98 है। राज्य सूची स्टेट लिस्ट में 66 हुआ करता था पहले, अभी वर्तमान में 59 है, और संवर्ती सूची में 47 हुआ करता था, अभी वर्तमान में 52 है। तो ये नया है, जो कुछ इसमें से निकाल कर उसमें दे दिया गया है, तो इसीलिए संख्या जो है ऊपर नीचे हुआ है। क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न शब्दों पर विचार करें और सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। अब देखिए इसका जो सही आंसर है तो सबसे पहले जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया सार्वभौमिक, और उसके बाद जोड़ा गया समाजवादी, फिर उसके बाद जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद जोड़ा गया प्रजातांत्रिक। तो सही आंसर इसका हो गया ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवाद,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो इसमें जो है एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण सी बहुमत चाहिए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। तो 7 का हो गया ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया या संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। तो देखिए, अनुच्छेद 368 जो है इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अनुच्छेद को हम लोग मतलब संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया है, किस संविधान के, किस देश के संविधान से लिया गया है, जिससे संविधान प्रक्रिया इनिशिएट किया जाता है हमारे इंडिया में। उसके संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। मतलब संसद में कैसा बहुमत चाहिए? एक साधारण सा बहुमत चाहिए जो नए राज्य का निर्माण कर सकता है। उसका तथा संशोधन में अनुच्छेद 4/2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 में परियोजनाओं के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। क्वेश्चन है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। तो इसमें जो है सही आंसर है इसका ए, जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, ये गैर जो हमारे देश के लोग नहीं हैं उसको प्राप्त नहीं है। दूसरा अगर बात करें अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये भी क्या है कि हमारे भारतीयों का भारतीय इंडिया में जो रहते हैं उसी को ये अधिकार दिया गया है, बाकी को नहीं, जो दूसरे देश से आते हैं उसको नहीं। बाकी कानून के समक्ष समानता ये जो है दोनों को मिला है, इंडियन को भी, अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में आते हैं तो उसको भी कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, याद रखिएगा मौलिक अधिकार किस भाग में मेंशन है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिक को प्राप्त है। यह गैर नागरिक जो विदेशी को प्राप्त नहीं है। मान लीजिए कोई दूसरे देश से हमारे देश में आ जाता है तो वो उसे भाषण की आज़ादी नहीं है, उसे अल्पसंख्यक होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर है बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए के तहत। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। सही आंसर हो गया ए। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नए अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को ये जो है लागू किया गया। नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो देखिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है। ठीक है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये दोनों जो है ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब 2 हो गया, ए और सी इसमें सही है। 12 नंबर इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो ये जो सही आंसर इसका दिया गया है 1 और 2। तो इसमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन ये दिया वर्णन है, और दूसरा अगर बात कर ले तो समान नागरिक संहिता, ठीक है। ये बेसिकली इसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, तो ये बेसिकली बात जो किया जा रहा है नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है, ठीक है। और ये समान नागरिकता संहिता जो है आर्टिकल जो है 44 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया 1 और 2। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 39 घ के समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39 जो है 39 जो है इसमें मेंशन है समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसे भी है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, यानी आर्टिकल 52 में क्या कह रहा है, भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा और जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। तो याद रखिए कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति में, और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं कर सकते हैं या उसके अधीन जितने भी अधिकारी है उसके द्वारा ये कर सकते हैं। तो 14 का सही आंसर हो गया ए। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो देखिए ये जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया बी। हालांकि अभी तक अपने इंडिया में ऐसा एक बार हुआ है जो एम हिदायतुल्लाह के द्वारा, जो उस टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो वो जो है राष्ट्रपति की तरह भी काम किए हुए थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं उपलब्ध हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होगा या उस अगर, ठीक है, उच्च न्यायाधीश होगा वो काम करेंगे, या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का जो सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होगा वो करेंगे, ठीक है। तो एक बार और सुन लीजिए। अनुच्छेद 65 के अनुसार क्या करा कि अगर राष्ट्रपति या तो उनका मृत्यु हो गया हो या तो त्यागपत्र दे दिया गया हो या तो हट गया हो इम्पीचमेंट के द्वारा, तो उसके स्थान पे कौन काम करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे राष्ट्रपति की तरह। अगर संयोग बस वो भी नहीं है तो क्या करेंगे, भारत के जो उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। अगर किसी कारणवश वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा किया जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें कहा जा रहा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में कर्म क्या था। तो ये 12वां था, ठीक है। इसके बाद कौन बने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद कौन बने, प्रणब मुखर्जी बने। प्रणब मुखर्जी के बाद अभी कौन है, रामनाथ कोविंद है। तो 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र में 13वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी पाटिल ने जो है वो 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। कार्यकाल के अनुसार अगर उसका बात करें तो हम 14वां तथा 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद बने। क्वेश्चन है 17 नंबर। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है।
तो जब उस पर क्या होता है, राष्ट्रपति सहमति दे देता है, तो 17 का क्या हो गया बी, जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 111 में विधायकों पर राष्ट्रपति, कोई भी विधेय है, विधेय मतलब बिल, राष्ट्रपति को अनुमति देने से क्या हो जाता है, वो बिल बन जाता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तब तक नहीं बनता है कि जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर सहमति ना हो। उनके दोनों सदनों से पास होता है, राज्यसभा लोकसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उस पर अपना हस्ताक्षर किया जाता है या सहमति दे दिया जाता है, तब वो अधिनियम या फिर कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो वो 12वां है। ठीक है, सी। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में अगर व्यक्ति के अनुसार क्रम देखें तो इनका 12वां क्रम है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में अगर क्रम देखें तो इनका 13वां हो जाता है। क्योंकि ये देखिए बहुत सारे ऐसे थे, जैसे एस राधाकृष्णन की बात करें तो वो 2 टर्म के लिए उपराष्ट्रपति बने थे, इसलिए इनका क्रम जो है इस तरह से होता है। 11 अगस्त 2017 से एम वेंकटैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में बने हैं। अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। सही आंसर हो गया बी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन कर रहा है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो इसका ऑप्शन उस साइड है, देख लेते हैं। अधिकारी कौन है, अधिकारी है अटॉर्नी जनरल। सही आंसर इसका बी हो गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होना चाहिए जो एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की संयुक्त बैठक और संसद की किसी समिति में बोल सकता है और भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद जो है आर्टिकल 88 में बात मेंशन है। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करेंगे और राष्ट्रपति ही उनको पद से हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो कौन है, महान्यायवादी। इसको क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है 22 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 22 की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो देखिए, अगर संसद से 2 महीना तक अगर वो लगातार एब्सेंट हो जाए तो उसको क्या किया जा सकता है, एमपी के सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो सही आंसर कौन हो गया 22 का बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के तहत राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों की अवधि तक सदन में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, परंतु इस अवधि में सदन के छात्रावास या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, कोई भी एमपी एमएलए अगर 60 दिन तक अगर सदन में उपस्थित नहीं होता है तो उसका सीट जो है वैकेंट कर दिया जाता है। क्वेश्चन है राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में कौन होते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस 12 में 2 कौन होता है, एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, तो 23 का सही आंसर हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत या 80 में कहा गया है कि राज्य के और संघ राज्य क्षेत्र में 238 से अधिक प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो देखिए, राज्यसभा जो है समाप्त होने का विषय नहीं है, ये एक जो है अस्थायी सदन होता है। तो सही आंसर हो गया इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर समाप्ति का निर्वृत्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है किसी सभा के अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होता है।
किस सभा का अध्यक्ष उसका इसका जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। नहीं, धन विधेयक की शुरुआत जो होता है कहाँ पे? वो लोकसभा में होता है। तो ये गलत है, बाकी सब बात जो है सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया 27 का बी, क्योंकि ये जो धन विधेयक जो है ये राज्यसभा में नहीं, ये लोकसभा में पेश किया जाता है। दिया हुआ है, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन विधेयक संबंधित मामले में क्या है? शक्तिहीन है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। याद रखिएगा पेज नंबर जो है 91 तक हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 92 नंबर पेज से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।